चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि मिट्टी किस प्रकार से हमारा बर्बाद हो रहा है। मिट्टी को बर्बाद करने में हमारा जो है ह्यूमन फैक्टर के साथ साथ नेचुरल फैक्टर भी बराबर हिस्सेदारी में है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से मिट्टी को बचाया जा सकता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे बचा सकते हैं हम लोग। पहला है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है देखिए इसके बारे में। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि यदि दो पेड़ है तो दो पेड़ के बीच में ना खाली जगह बचता है ना। लेकिन यदि उस खाली जगह में आप क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, जैसे स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉ का मतलब वही घास फूस हो गया, है ना। फिर से आप कह सकते हैं कि धान का जो पेड़ होता है, धान को हटा दीजिए, उसका जो पेड़ बच गया उसको आप वहाँ पे डाल दीजिए, है ना। जो घास फूस हो गया हमारा, उसको यदि आप उसको डाल देते हैं ना दो पेड़ के बीच में, तो आपका मिट्टी वहाँ से बच सकता है। क्या हुआ? मल्चिंग क्या है? मल्चिंग मेनली हमारा क्या है? मल्चिंग ये है कि जब आप दो पेड़ है, दो पेड़ के बीच में बेयर ग्राउंड है, यानी कि उसके बीच में कोई भी उतना अच्छा खासा कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल मिट्टी है। बेयर का मतलब होता है कि एकदम पूरा नंगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, घास पदार्थ कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा पूरा खाली है ना। यदि उसके बीच में यदि आप कोई घास पदार्थ ये सब डाल देते हैं, स्ट्रॉ ये सब घास भूसा डाल देते हैं, तो इससे ये होगा कि उस मिट्टी पे जो हम आप घास डालेंगे ना, वो घास वहाँ से उगना शुरू हो जाएगा। और जब घास उगेगा वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मिट्टी भी बचेगा। वहाँ पे धूप आंधी बरसात कुछ भी आएगा तो मिट्टी आपका वहाँ से दहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक पेड़ उग चुका रहेगा, है ना। उसके बाद इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इसके साथ ही साथ क्या करेगा वो, मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखेगा, यानी कि एक नमी बनाए रखेगा। जैसे मान लीजिए दो प्लांट था, दो प्लांट के बीच में एकदम पूरा खाली जगह था, कुछ भी नहीं था उसके बीच में, तो सूरज का रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़ता होगा मिट्टी पे, है ना। अब सूरज का रोशनी उस पर पड़ेगा तो मिट्टी में भी क्या आएगा? दरार आएगा। दरार आएगा तो हवा यदि एक बार वहाँ पे चल गया तो मिट्टी पूरा धूल उड़ने लगेगा। लेकिन यदि वहीं पे आप घास पदार्थ ये सब कुछ डाल के वहाँ पे पेड़ पौधा छोटा छोटा उगा देते हैं, तो उस पर धूप भी नहीं पड़ेगा उतना, है ना। उसके बाद ऊपर से जो बरसात का पानी होगा उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए बाढ़ आ गया तो बाढ़ से भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, है ना। तो आप वहाँ पे कुछ अलग से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है मल्चिंग का। ठीक है, आगे। तो मल्चिंग मिलने क्या था? क्या था मल्चिंग? पेड़ के बीच में कुछ भी मतलब घास फूस। हाँ, दो पेड़ के बीच में खाली जगह है, उसके बीच में आप कुछ भी लगा दीजिए, है ना, तो वही हमारा कहलाएगा मल्चिंग प्रोसेस। और मल्चिंग से हमारा जो सॉइल का जो खराब होने का जो डर है वो बच जाता है, साथ ही साथ उसका मॉइस्चर उसमें बना रहता है, यानी कि नमी बना रहता है मिट्टी में। आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है कॉन्टोर बैरियर। कॉन्टोर बैरियर क्या? देखिए, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलॉन्ग कॉन्टोर्स। सबसे पहले तो आप समझिए कि कॉन्टोर होता क्या है। देखिए आप कभी भी नहर देखें, नहर, नहर मतलब होता है कि एक खाली जगह है, उसके दोनों तरफ जो है ना ऊंचा ऊंचा थोड़ा सा दीवार बना हुआ है, उसके बीच से पानी गुजर रहा है। इस प्रकार का आप कभी मूवी में देखे होंगे, शायद मूवी में इस प्रकार का दो यानी कि एक जगह है, उसके बीच से पानी गुजर रहा है और उसके दोनों तरफ ना मोटा मोटा दीवार हमारा बना हुआ है ना। उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टोर। लेकिन उस कॉन्टोर के बगल बगल में, उस मोटे मोटे दीवार के बगल में आप क्या कीजिए, स्टोन बिछा दीजिए, पत्थर, या फिर आप घास भूसा भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब वहाँ से पानी बहुत स्पीड में भागेगा ना, तो उस मिट्टी को काट के नहीं भागेगा। अच्छा, आप कभी गंगा जी के किनारे गए हैं? पटना के गंगा के किनारे आप कभी देखें वहाँ पे कि बगल में ना पत्थर बिछाया हुआ रहता है, गंगा के किनारे पत्थर, या फिर वहाँ के जो बगल बगल वाले एरिया हमारे होते हैं वहाँ पे घास भूसा उगाया हुआ रहता है। कभी ना कभी आप गंगा जी के किनारे यदि गए होंगे कहीं ना कभी, या फिर आप मूवी में भी देखे होंगे कि नदी के किनारे ना पत्थर लगा हुआ रहता है। इससे ये होता है कि हमारा जो मिट्टी होता है वो कटने से बच जाता है, यानी कि पानी जो है मिट्टी को काट नहीं पाता है, अपने साथ लेके नहीं जा पाता। तो ये हो गया हमारा कॉन्टोर बैरियर। तो कॉन्टोर बैरियर का मेनली आप ये समझ लीजिए कि जैसे देखिए एक लाइन ये है ना काला वाला, यहाँ पे एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। तो मानिए कि ये दोनों जो लाइन जो है ना बहुत ही मोटे मोटे मिट्टी के दीवार से बने हुए हैं, और इसके बीच से जो है ना ये पूरा एकदम पानी का एकदम बहाव एकदम हो रहा है, एकदम पूरा लगातार पानी बह रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यदि इस दीवार के ऊपर और इस दीवार के ऊपर यदि पत्थर ना रहे, घास भूसा ना रहे, है ना, मिट्टी का इस्तेमाल ना किया रहे, तो क्या वो मिट्टी को बहा के नहीं लेके जाएगा? लेके जाएगा, है ना। लेकिन यदि आप पत्थर लगा देते हैं, घास लगा देते हैं और मिट्टी पूरी तरीके से वहाँ पे ठोस कर देते हैं,
तो ज़्यादा संभावना है कि वो मिट्टी को बहा के नहीं लेके जा पाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टोर बैरियर, तो इससे भी आप मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। उसके बाद ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर टू कलेक्ट वाटर। ट्रेंचेज का मतलब हो गया थोड़ा सा गड्ढा टाइप का, है ना, चारों तरफ से उसको आप गड्ढा कर दीजिए, उसके बीच में आप उसको पानी वहाँ पे स्टोर कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा ट्रेंचेज। तो ट्रेंचेज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा पानी वहाँ पे कलेक्ट हो पाए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे गाँव में जो अलग अलग जगहों पर गड्ढा खोदा जाता है, उसमें पानी बरसात का रोका जाता है ताकि फसल के टाइम पे मोटर लगा के उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना। तो ट्रेंचेज का मतलब हो गया हमारा गड्ढा। तो कॉन्टोर बैरियर समझना कि क्या होता है, इसके मदद से भी हम लोग अपनी मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है रॉक डैम। देखिए नाम से मालूम चल रहा होगा, रॉक डैम क्या हुआ इसका मतलब, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल लॉस एंड फॉर्मेशन ऑफ गलीज। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि मतलब कि ऐसे जगह पर जहाँ की पानी का बहाव बहुत तगड़ा हो, बहुत फास्ट हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है ना, बीच में ही पत्थर डाल देती है। पत्थर क्यों डालती है, पत्थर इसलिए डालती हैं क्योंकि जो पानी का बहाव है ना उसके रफ्तार में कमी आ जाए, और रफ्तार में कमी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गंगा जी के नीचे ज़मीन में बैठा होगा हमारा मिट्टी, वो उसको बहा के उतना नहीं लेके जा पाएगा। पानी में बहाव रहेगा तभी तो बहा के लेके जा पाएगा ना। अब पानी में बहाव ही नहीं है, आपने रोक दिया है पानी को, बहाव है लेकिन बहुत ही कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मिट्टी को उतना काट के नहीं लेके जा पाएगा। समझ में आ गया बात। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन दी फ्लो ऑफ वाटर। तो पत्थर को एकदम बांध बांध के मिट्टी पानी में डाला जाता है ताकि वहाँ का जो पानी का फ्लो है वो कम हो पाए, और पानी का फ्लो कम होने का मतलब है कि वहाँ का मिट्टी बहुत ही कम कटना, है ना। चलो उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल लॉस। अब और जब ऐसा आप करेंगे तो आपका जो मिट्टी का जो लॉस होने का खतरा है वो बच जाएगा। देखिए मिट्टी पानी का ये खासियत होता है ना कि उसके साथ जो भी चीज़ आए उसको बहा के लेके जाता है, और पानी क्या हवा में उड़ता है क्या, नहीं, वो तो ज़मीन पे रहता है, और पानी के नीचे क्या है, मिट्टी ही तो है, बालू ही तो है। तो पानी का यदि रफ्तार ज़्यादा होगा तो अपने साथ मिट्टी को भी या फिर बालू को भी बहा के लेके चला जाएगा। लेकिन हम बीच में यदि एक बैरियर डाल देंगे, पत्थर डाल देंगे, तो उसका फ्लो में जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, वो उसका जो रफ्तार वो कम हो जाएगा। उसके बाद एंड फॉर्मेशन ऑफ गलीज। गलीज क्या होता है, गलीज मतलब ये हो गया, अच्छा कभी आप इस चीज़ को देखें, यदि आप ज़मीन में 1 लोटा पानी गिराएं तो वो पानी जो है ना एक ही डायरेक्शन में नहीं भागता है, अलग अलग डायरेक्शन में भागता है, वही हमारा कहलाता है गलीज, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे, डैम वहाँ पे बना देंगे, तो गलीज आपको नहीं बन पाएगा, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में पानी आपका नहीं भाग पाएगा, बिल्कुल वो स्थिर होकर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो गलीज का मतलब आप समझ गए, जैसे अलग अलग तिरछा रूप में एकदम पानी भाग रहा है, एकदम बिल्कुल रफ्तार में आ रहा है, पता नहीं किधर जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, तो जिधर जिधर पानी भागता है उधर हमारा गलीज बनता है। समझ गए, आ गया। चलो गलीज के बाद फिर हमारा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, देखिए टेरेस नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है टेरेस फार्मिंग। देखिए फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। एक लाइन और है इसके बारे में, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब देखिए होता क्या है, टेरेस फार्मिंग मेनली आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। टेरेस फार्मिंग जैसे यदि आप कभी असम साइड में जाएंगे ना, असम में जाएंगे आप, असम हो गया, फिर से हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद फिर और भी जो हमारे अगल बगल के एरिया हैं, खास करके आप असम के भी घूमने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो चाय का खेती होता है ना वो टेरेस फार्मिंग की तरह होता है। टेरेस फार्मिंग का मतलब हो गया कि एक पहाड़ होगा और पहाड़ के ऊपर जो है ना खेती होगा, सीढ़ी बना बना के। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक सीढ़ी है घर का, उसके ऊपर आप चढ़ रहे हैं, उस सीढ़ी को मान लिया पहाड़ है, और उसके ऊपर क्या है, खेत बनाया हुआ है सीढ़ी के जैसा, और उसी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ऐसा क्यों बनाया गया है, ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि बरसात हो या फिर कुछ भी हो, पहाड़ का पानी ना डायरेक्टली बह के एकदम पूरा स्पीड में ना जा पाए, है ना। यदि वो जाएगा तो एक एक सीढ़ी उसको पहले उतरना पड़ेगा, धीरे 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 उसको उतर के नीचे जाना पड़ेगा। यही हमारा कहलाता है टेरेस फार्मिंग। समझ में आ गया बात। चलिए, तो टेरेस फार्मिंग हमारा मेनली जो है ना पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पे कि पहाड़ हो और वहाँ पे खेती बाड़ी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, सीढ़ी के जैसा बना के। यदि आपके पास NCERT बुक हो तो आप NCERT बुक में पेज नंबर 12 में देख सकते हैं, है ना, फिगर नंबर 2.5, यही हमारा है टेरेस फार्मिंग। देखिए, है ना, एकदम सीढ़ी के जैसा बनाया हुआ,
इससे भी आप मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। देखिए अब यदि मान लीजिए यदि आप यहाँ पे खेती नहीं करते, ऐसा आप टेरेस नहीं बनाते, तो आसान एकदम बिल्कुल ये लाजमी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि पानी का जो है जो फ्लो है पहाड़ से नीचे आने में बहुत फास्ट होता है, और वो इतना फास्ट होता है कि मिट्टी को भी अपने साथ लेके आ जाएगा। लेकिन यदि आप सीढ़ी के जैसा बना देते हैं, वहाँ पे खेती कर देते हैं, तो खेती करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला वो जो खेत जो आप जिसका प्लांट लगाएंगे उसका जड़ क्या करेगा, मिट्टी को जकड़ के रखेगा, पहला बात ये। दूसरी बात, आपने सीढ़ी बना दिया, उसको पानी को ना हर एक सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, तब वो धीरे 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 नीचे आएगा, अचानक तो नहीं आ पाएगा। इससे मिट्टी का कटाव भी हमारा बचता है, ठीक ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या, ऊपर का जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से हट जाना, तो ये नहीं हो पाएगा। जब टेरेस फार्मिंग करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बच जाएगा हमारा मिट्टी। उसके साथ ही साथ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो पानी के साथ बह जाना या फिर हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह चल जाना। आपको लग रहा होगा कि सर मिट्टी उड़ता है क्या, मिट्टी भी उड़ता है, मिट्टी भी उड़ता है बालू के जैसा, है ना। तो ये हमारा हो गया सॉइल इरोजन। लेकिन हाँ, यदि आप टेरेस फार्मिंग करते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। उससे हमारा मिट्टी का जो पकड़ है वो मजबूत होता है और उसमें कटौती भी हमारा कम होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग को आप क्रॉप रोटेशन भी कह सकते हैं, किसी किसी बुक में इंटरक्रॉपिंग कहा गया है और किसी किसी बुक में क्रॉप रोटेशन कहा गया है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके बुक में क्या कहा गया है, ठीक ना। हालांकि एनसीईआरटी में इंटरक्रॉपिंग कहा गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रॉज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि एक ही ज़मीन पर आप लगातार खेती करते रहिए, उसको खाली मत छोड़िए, है ना। जब आप लगातार खेती करते रहेंगे तो लगातार उस पेड़ का जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, है ना। और उसके ऊपर बरसात आए, धूप आए, पानी आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, उसके ऊपर उतना कोई खतरा नहीं पड़ेगा, है ना। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब हो गया कि आपके पास एक ज़मीन है और उसमें अल्टरनेटली आप कुछ ना कुछ लगाते रहिए। इससे ही होगा कि आपका जो मिट्टी का जो पकड़ है वो हमेशा बना रहेगा, है ना। लेकिन अब बिहार में क्या होता है, बिहार में ये होता है कि हम लोग 6 महीने खेती करते हैं और 6 महीने तो लगभग हमारा बाढ़ से ही जगह पीड़ित रहता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे जगह अच्छा है तो वहाँ पे आपको जो है ना, जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है, लेकिन बिहार में तो पूरा बाढ़ आ जाता है, तो बिहार में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिहार में भी कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे कि आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं ना, लगातार कुछ ना कुछ फसल को लगा के रख सकते हैं। लेकिन हाँ, बिहार में अधिकतर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास यदि 1 ही बीघा ज़मीन हो तो आप उसमें लगातार कुछ ना कुछ लगाते रहिए। इससे ये होगा कि आपका जो जिस चीज़ का आप फसल करेंगे वो आपके मिट्टी के जड़ को पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा और उसमें किसी प्रकार का कटाव या फिर बहाव नहीं आने देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग क्या, देखिए, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ये वही हमारा है एग्जांपल, एकदम बिल्कुल इसका टेरेस फार्मिंग के जैसा ही हमारा एक एग्जांपल है कॉन्टोर प्लोइंग का, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मेनली स्लोप वाले एरिया में, नहीं कि ढरकाव वाले एरिया में हम लोग क्या करते हैं, अपने खेती बाड़ी को परफॉर्म करते हैं, खेत को जोतते हैं, फिर से उसके ऊपर फसल लगाते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से भी करते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा कि नेचुरल बैरियर होगा, किसको रोकने के लिए, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, है ना। ये भी हमारा मेनली एक टेरेस फार्मिंग के जैसा ही है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं फिर। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, देखिए, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। जब आपको कोस्टल एरिया में जाने का मौका मिले या फिर जो समुद्र के किनारे जो हमारा एरिया होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल एरिया। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन से एकदम लगातार पेड़ पौधा लगाया हुआ है, बहुत लंबा लंबा ट्री, है ना, कोकोनट ट्री, बरगद का ट्री, इस प्रकार का लगाया हुआ रहता है। तो वो क्या करता है, वो आने वाले हवा को वहीं पर रोक देता है ना। साथ ही साथ वो ये चेक करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। वो विंड का मूवमेंट क्या है, यानी कि किस डायरेक्शन में हवा हमारा बह रहा है, इसको भी वो चेक करने में काम करता है, ठीक ना। जैसे यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 12 में फिगर नंबर 2.7 है ना, एक लाइन से एकदम पेड़ लगाया हुआ रहता है। क्यों लगाया रहता है,
ताकि हवा जो आने वाला है उसको पहली बात तो वहीं पर रोक लिया जाए। दूसरी बात कि वो हमको ये बता दे कि किस डायरेक्शन में हवा हमारा चल रहा है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किस डायरेक्शन में हमारा हवा चल रहा है, वो वहीं से देख के पता लगाया जा सकता है ना। चलो, तो ये कुछ ऐसे हमारे पास मेजर्स थे जिसके वजह से कि हम लोग मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ तक में 5-6 कारण पढ़ लिया, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर हमारा इस चैप्टर का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वाटर, वो हमारा शुरू होता है। ठीक है, चलिए, तो वाटर के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक में यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर अपने अगले वाले क्लास में वाटर के साथ। ठीक है ना, चलिए।